ये आपका क्वेश्चन कल जो मैंने आपको डिस्कशन के लिए दिया था, अब इसकी ट्रांजैक्शन देखिएगा। डिफरेंट ऑप्शंस आपके ज़हन में आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे ट्रांजैक्शन नंबर 1, आप एसेट में इंक्रीज और एसेट में डिक्रीज देख रहे हैं। आसान वाली बात यह है कि आपने कोई मशीन या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट कह लें आप उसे। फॉर कैश ₹100, ठीक है बेटे। और इसका डेबिट क्रेडिट क्या होगा? फिक्स एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। बेटे जान, पीपीई एसेट आपके लिए हो सकता है अभी एक नया लफ्ज हो। पीपीई कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। मैंने जानबूझ के अभी इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमने एक बड़ा अहम स्टैंडर्ड पढ़ना है, IAS 16। ये इनफैक्ट आपके फिक्स्ड एसेट्स ही होते हैं, ठीक है। आप इनको फिक्स्ड एसेट कह सकते हैं। हम फिक्स्ड एसेट किसको कहते हैं? फर्नीचर लॉन्ग टर्म। तो इसको हम नॉन करंट एसेट ठीक है। नॉन करंट एसेट समझाया हुआ आपको मैंने, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म है आपके, ठीक है। अभी बहुत सी बातें और भी इसके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, लेकिन यह है कि मैं आपको कुछ बात इसलिए साथ साथ बता दिया करूंगा ताकि जब हम आहिस्ता आहिस्ता से बड़े हो रहे हैं तो हमें चीजें समझ आना शुरू हो जाएं। ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में एसेट्स में इंक्रीज और दूसरी तरफ ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज नजर आ रही है। यहां पर आप कह सकते हैं कि कैश फॉर एग्जांपल कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय the owner as capital। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है बेटे जान इसकी? फिर कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, ओके। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है जी इक्वेशन में? एसेट में कमी और ओनर्स इक्विटी में भी कमी। अब इसमें 2-3 आपके पास ज़हन में आ सकती हैं बातें। पहली सादा आसान बात यह है, कैश विथड्रॉन बाय ओनर एज ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स के तौर पे कैश विथड्रॉ हुआ। अब इसे जब कैश के तौर पे विथड्रॉ कर रहे हैं तो ओनर्स इक्विटी में कमी है और कैश में भी कमी है। लेकिन यहीं पर एक और बात मैंने आपसे कही हुई है कि जब आप एक्सपेंस इनकर करते हैं तब भी ओनर्स इक्विटी में अल्टीमेटली कमी होती है, क्योंकि एक्सपेंस की वजह से क्या होता है? प्रॉफिट रिड्यूस होता है, और जब प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो ओनर्स इक्विटी कम हो जाती है। बात फॉलो की? तो आप कह सकते हैं नंबर 3 में कैश पेड फॉर एन एक्सपेंस। वो कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है ना बेटा? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा बच्चा? ओके।
उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, एसेट में कमी है और लायबिलिटी में कमी है। अब यहां पर आप क्या कहेंगे कि आपने ट्रेड पेएबल को कैश अदा कर दिया। ओके, कैश पेड टू सेटल अ लायबिलिटी। लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपने कैश अदा कर दिया। एग्रीड? कोई और बात ज़हन में आती है आपके? एसेट में कमी और लायबिलिटी में भी कमी। वो तो ये लोन हो गया ना, पे कैश पेड टू सेटल अ लायबिलिटी। सेटल का मतलब यही है ना कि आपने अदायगी कर दी उस लायबिलिटी की। कोई और बात ज़हन में आती है? मेरे ज़हन में आती है। आपका एक लोन था, वो पे करने के लिए आपके पास कैश नहीं था। आपने कहा जी मेरी गाड़ी ले लो, लायबिलिटी कम होगी, उधर से गाड़ी एसेट्स कम हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपकी सोच को मैच्योर करना, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? कार और फर्नीचर, ठीक है, और एनी अदर एसेट given in settlement of a loan liability। समझ में आती है ना ये बात? मुमकिन है ना? क्योंकि फाइनेंशियल इम्पैक्ट है इसका हमारे बिजनेस के ऊपर। उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट को हमने अकाउंटिंग में ट्रांसलेट करना है। नंबर 5 में क्या है? आपके पास एसेट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही हैं। बताइए क्या ट्रांजैक्शन ज़हन में आती है जी? लोन लिया और क्रेडिट पर कोई एसेट खरीदा, ठीक है? एक तो सादा बात है, कैश received as loan, ये तो सादा बात है। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? bought car or furniture or any other asset on credit। ठीक है, bought car or furniture on credit। समझ में आती है बात? क्योंकि उधार उसके अगेंस्ट आ जाएगा ना, पेएबल आ जाएगा। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन हमारी 3, 4, 5, 6, ये 6 वाली ही है ट्रांजैक्शन। क्या मतलब? ये 4 मैंने यहाँ पर मैंने अच्छा सॉरी, इसको मैंने 2 लिख दिया। ये हमारी 4 ही थी और ये 5 है। और अब ट्रांजैक्शन 6 की बात आती है। ऑनर्स इक्विटी कम हो रही है और लायबिलिटी भी कम, लायबिलिटी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब? लोन लेकर एक्सपेंस दे दिया। और कोई बात? लोन लेके ओनर को दे दिए। आप लायबिलिटी लोन ही की तरफ क्यों घूम रहे हैं आप? मैंने आपको एक्रूड एक्सपेंसेस बताए हैं कि नहीं बताया है? रेंट एक्सपेंस ड्यू नॉट येट पेड, क्या उसको करेंगे? फॉर एग्जांपल रेंट और रिपेयर
expense due for the year but not yet paid. अब वो जो एक्सपेंस होगा उसकी वजह से ओनर्स इक्विटी कम होगी ना। हमारा एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो प्रॉफिट्स डिक्रीज करते हैं, प्रॉफिट डिक्रीज करते हैं तो ओनर्स इक्विटी रिड्यूस करती है। तो वो रेंट और रिपेयर और कोई भी एक्सपेंस ड्यू फॉर द ईयर, इस साल से मुतल्लक, बट नॉट येट पेड, पे नहीं किया था तो लायबिलिटी बन गई। बताइए बेटे, ये सारी ट्रांजैक्शंस ठीक से समझ आ गई हमें? ओके जी बेटे, लास्ट वाली बात दोबारा बोल दो। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने 100 रुपए से ओनर्स इक्विटी को रिड्यूस करना है और लायबिलिटीज को बढ़ाना है। अब अगर कोई एक्सपेंस है जो कि हमने कैश में अदा नहीं किया तो हम एक्सपेंस को डेबिट तो करेंगे लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे? पेएबल, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ओइंग, ड्यू। मैंने आपको बताई नहीं है सारी बातें। आप मुझे बताइए कौन से वाले बेटे? पहले वाले। मैं अब जिस तरफ आता हूँ मैं ये बात कंप्लीट कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ रेंट एक्सपेंस पेड इन कैश ₹100, तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 100 से, ये लिखेंगे ना बेटा। और इसको इक्वेशन में आप कहाँ लेकर जाएंगे? आप रेंट के डेबिट को आप कहेंगे ओनर्स इक्विटी रिड्यूस होगी और कैश के क्रेडिट को आप कहेंगे एसेट्स रिड्यूस होंगे। और अगर मैं आपसे कहूं रेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग या ड्यू या ओइंग, ये लफ्ज मैंने आपके साथ बोले हुए ना, नए तो नहीं है। या एक्रूड या पेएबल, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि रेंट एक्सपेंस तो डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट क्या होगा? पेएबल क्रेडिट होगा 100 से। तो ऐसी सिचुएशन में इस एंट्री को आप इक्वेशन में क्या लिखेंगे कि ये रेंट एक्सपेंस का डेबिट, जैसे कि ऊपर आपको नजर आ रहा है, ओनर्स इक्विटी में डिक्रीज, और ये जो आपको नजर आएगा इसकी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज करेगी ना बेटा। अब इन दोनों को इकट्ठे से देखकर मुझे बताइए